जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम कर रहे हैं जीएस वर्ल्ड का जो टेस्ट सीरीज है यूपीपीसीएस का 2023 के लिए, उसको हल कर रहे हैं। दोस्तों इसमें हम पहले से ही 29 प्रश्नों को हल कर चुके हैं, 29 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। जो आज हम प्रश्न करेंगे 30वें नंबर प्रश्न हल करेंगे। दोस्तों आपको हर प्रश्न अच्छे से देखना है। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो पहले से ही अपलोड हो चुकी है। आप उसको जाकर देख सकते हैं। अगर आपने पिछले प्रश्न 29 प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप भी उनको जाकर देख सकते हैं। आज के हम 30 प्रश्नों को देखेंगे और वे अच्छे से देखेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर प्रश्न देखना है और जब आपको इसकी पीडीएफ मिल जाए तो वहाँ पर जाकर इनकी व्याख्या पढ़ लेना। इसकी व्याख्या बखूबी दे रखी है। हम हर प्रश्न को अच्छे से देखते चलेंगे और जल्दी से देखेंगे फटाफट से। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों ये इंग्लिश में प्रश्न दे रखे हैं और हिंदी में भी दे रखे हैं। इन प्रश्नों को हम कर चुके हैं। आपके सामने जो प्रश्न आ रहे हैं हम आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। ये आज के हमारे प्रश्न है, थोड़ा इन्हें बड़ा कर लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं। हमसे पूछा है जब प्रकाश की तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो क्या होता है, तो उसके तरंग दैर्घ्य और वेग परिवर्तन हो जाते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य और वेग परिवर्तन हो जाते हैं। याद रखना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, उसका तरंग दैर्घ्य और वेग बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। याद रखना क्या होता है, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं, कथन ए और कारण आर, और इसमें पूछा हुआ है कौन सा कथन सही है या क्या गलत है। तो देख लेते हैं। पहला है हमारा, इसमें कथन ये दे रखा है, यह फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। तो दोस्तों ये वाला कथन हमारा एकदम राइट है। क्यों? दोस्तों हम जब फ्रिज में जो पदार्थ रखते हैं उसमें से जो नमी निकलती है, वो नमी बर्फ के रूप में रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर में जम जाती है, तो उससे क्या होता है, शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। तो दोस्तों ये वाला तो हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा है इसमें, बर्फ एक दुर्बल चालक है। जो बर्फ है वो कैसा है, एक दुर्बल चालक है। तो दोस्तों ये भी राइट है। दोनों कथनों को याद रखेंगे। बर्फ एक दुर्बल चालक है और बर्फ की वजह से जो हमारा फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर, वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। दोनों कथन राइट हो जाएंगे। तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न भी हमारा कथन और कारण से दे रखा है, और देख लेते हैं इसमें से क्या सही है क्या गलत है। कथन ए दे रखा है, कारण आर दे रखा है। पहला कथन हमारा, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। दोस्तों आपको याद रखना, अगर तापमान में वृद्धि होती है तो जो श्यानता हमारी क्या होती है, जो श्यानता है वो घट जाती है। याद रहेगा, अगर तापमान बढ़ रहा है तो श्यानता घट जाएगी, क्योंकि तापमान बराबर क्या होता है, तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है कौन, ग्लिसरीन। तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है श्यानता, यानी कि 1 श्यानता हो जाएगा हमारा तापमान के अनुक्रमानुपाती। याद रहेगा, अगर तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, श्यानता घट जाएगी। यहाँ पर दे रखा है कि तापमान में वृद्धि के साथ श्यानता बढ़ जाती है। दोस्तों बढ़ती नहीं है, घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। याद रहेगा, तापमान में वृद्धि तो श्यानता घट जाएगी। हमारा पहला तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा पहला गलत है। अगला हमारा, तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। दोस्तों ये एकदम कठिन राइट है। जो हमारा तापमान है, अगर किसी पदार्थ का भी तापमान बढ़ेगा तो उसमें जो है तापमान में वृद्धि होगी, तो जो उसमें अणु पाए जाएंगे उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, कि गतिज ऊर्जा है उसमें वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये वाला राइट है। कारण आर सही है, कथन ए गलत है। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या होगा इसमें। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए गलत है और आर सही है। याद रखना कि जब तापमान बढ़ेगा तो श्यानता घट जाएगी, अगर तापमान में वृद्धि होती है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। ये दोनों पॉइंट याद रहेंगे आपको। अगली पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 2 उत्तरोत्तर सुरंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त
की दूरी को क्या कहते हैं। अगर कोई तरंग दैर्ध्य है, जब वो चलती है, जैसे कोई तरंग दैर्ध्य से चल रही है, तो उसके उत्तरोत्तर जो सुरंग और जो गर्त है, जो इनके दूरी को हम क्या कहते हैं। तो याद रखना इनकी दूरी को हम क्या कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न में कभी पूछ लिया है तो याद रखना इनकी दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य, यानी कि जो तरंग दैर्ध्य चलती है उसको हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य याद रहेगा। अब इसके बारे में आप व्याख्या में भी एक बार पढ़ लीजिएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसे नोट कर लीजिएगा। हमसे पूछा हुआ है क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। तो दोस्तों याद रखना जो क्रोमेटोग्राफी है वो क्या चीज़ है। तो ये एक रंगीन रसायन पदार्थ जो होते हैं, ऐसे कोई रंगीन है, रंगीन कोई रसायन पदार्थ है, तो उसके मिश्रण को अलग करने के लिए, यानी कि उसके मिश्रण पदार्थ को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। याद रहेगा, रंगीन रसायन के मिश्रण को, कोई रंगीन रसायन का मिश्रण है उसको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। याद रखना एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, वो भी कैसे पदार्थ हो, रंगीन रासायनिक मिश्रण पदार्थों को अलग करने में। याद रखना अगर प्रश्न में आपसे ऐसे पूछ ली जाए कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, तो एक रंगीन मिश्रण पदार्थों को अलग करने की तकनीकी, ऐसे भी अगर आपसे कथन पूछ लिया था तो भी राइट होगा। अब इसके बारे में आप व्याख्या में भी और अधिक पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हम इतना ही देखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है पारद धातु। पारद धातु पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों याद रखना अगर जो पारद धातु होती है, अगर चांदी से अगर पारद बना दिया जाए तो वो दांतों में भरने का उसका उपयोग किया जाता है। पारद धातु का उपयोग दांतों में भरने का भी उपयोग किया जाता है। पारद एक मिश्र धातु है। दोस्तों जो हमारा पारा होता है वो पारा चांदी से मिलकर अमलगम बनाता है, तो उसे भी हम पारद कहेंगे। तो पारद क्या है, एक प्रकार की मिश्र धातु है। तो पारद एक प्रकार मिश्र धातु है। पारद क्या है, एक प्रकार की मिश्र धातु, याद रहेगा मिश्र धातु है। अगर चांदी का कोई मिश्रण बना लिया जाए जिसे हम पारद कहते हैं, उसका उपयोग दांतों में भरने के लिए किया जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न ये हमारा है, निम्नलिखित में से किसने लोहा को एक जनतांत्रिक धातु कहा है। तो याद रखना हमसे पूछ लिया गया है प्रश्न में लोहा को जनतांत्रिक धातु। तो याद रखना ये है बी गॉर्डन चाइल्ड ने लोहा को एक जनतांत्रिक धातु कहा है। याद रहेगा बी गॉर्डन चाइल्ड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य के सिक्कों को सर्वप्रथम किसने सहारनपुर के निकट बेहट से प्राप्त किया था। हमसे प्रश्न में पूछ लिया गया है यौधेय गणराज्य है और उसके सिक्कों को सर्वप्रथम सहारनपुर के निकट बेहट से प्राप्त किया था। तो किसने किया था प्राप्त, ये याद रखना कैप्टन कोटली ने जो यौधेय गणराज्य है उसके सिक्कों को सर्वप्रथम सहारनपुर के निकट बेहट से प्राप्त किया है। याद रखना, नाम को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप्टन कोटली को याद रखना। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आ गया जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों आप सभी को पता है जूनागढ़ अभिलेख किसका है, ये रुद्रदामन का है। किसका अभिलेख है, हम बार बार पढ़ते हैं रुद्रदामन फर्स्ट का जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन फर्स्ट। दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख में एक झील का वर्णन किया गया है। याद रखना उस झील का नाम है सुदर्शन झील का भी वर्णन इसमें ही किया गया है। सुदर्शन झील का भी वर्णन किया गया है किसमें, इसमें जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदामन फर्स्ट का है, सुदर्शन झील का भी वर्णन किया गया है। ये 2 पॉइंट याद रखना है। और हमने पूछ लिया गया है जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेखित सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर राज्यपाल के संबंध में कौन सही है। यानी कि जूनागढ़ जो अभिलेख है उसमें कुछ सौराष्ट्र के जो प्रांत है उसके गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनका वर्णन किया गया है। तो वो कौन कौन है, तो याद रखना उसमें पुष्यगुप्त वैश्य भी हैं, यमन तुसास्य हैं, सुविशाख पहलव हैं और पर्णदत्त हैं। इन सभी का उल्लेख किया गया है। पुष्यगुप्त वैश्य, यमन तुसास्य, सुविशाख पहलव और पर्णदत्त, इन चारों का वर्णन किया गया है। जब चारों का वर्णन किया गया है तो आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या आंसर, अगला प्रश्न है
गुप्त युगीन अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस शासक के लिए सर्वराज्योच्छेता सभी राजाओं का उन्मूलन करने वाला की उपाधि का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों हमसे पूछ लिया गया है गुप्त युगीन अभिलेखों में सर्वराज्योच्छेता यानी कि सभी राजाओं का उन्मूलन करने वाला की उपाधि का प्रयोग किसने किया है? तो याद रखना ये समुद्रगुप्त ने किया है। समुद्रगुप्त ने स्वराज्योच्छेता की उपाधि का वर्णन किया है। अब दोस्तों आपको एक पॉइंट और भी याद रखना है, जो समुद्रगुप्त हैं इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को भी कहा गया है। नेपोलियन है ये भारत के समुद्रगुप्त को, याद रहेगा। अब दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में आपको व्याख्या में से और इसकी उपाधि दे रखी है, सर्वराज्योच्छेता है और भी उपाधि दे रखी है, उनको भी एक बार पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपका अगर प्रश्न कभी समुद्रगुप्त से आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो गलत नहीं जाए, इसलिए आपको एक बार देख लेना है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न आ गया बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न और सरल प्रश्न हमारा कि जीवाणु जन्य रोग संबंधित रोग में से सही है। जीवाणु जनित रोग पूछ लिए गए। पहले नंबर पे दे रखा है हमारा कौन सा रोग है? एड्स रोग दे रखा है। तो दोस्तों ये वायरस से होता है। जो एड्स होता है वो किससे होता है? वायरस से होता है। याद रखना एड्स होता है हमारा वायरस से। एड्स रोग ये होता है वायरस से। तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला है डिप्थीरिया, निमोनिया, कुष्ठ रोग। डिप्थीरिया, निमोनिया, कुष्ठ रोग ये सभी किससे होते हैं? तो ये जीवाणुओं से होते हैं। याद रहेगा डिप्थीरिया, निमोनिया, कुष्ठ रोग ये सब जीवाणु से होते हैं। तो दोस्तों 3 तो सही है नीचे के, लेकिन पहला गलत है क्योंकि एड्स रोग वायरस से होता है, वायरस से। दोस्तों 2, 3, 4 सही है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2, 3, 4। केवल 2, 3, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखना जो एड्स होता है वो वायरस से होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा? ये अगला प्रश्न आ गया हमारा मेटास्टेसिस कैंसर। क्या नाम है इसका? मेटास्टेसिस कैंसर रोग किस स्टेज से संबंधित है? मेटास्टेसिस कैंसर रोग, हमसे इसका स्टेज पूछ लिया गया है। तो दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कौन से स्टेज से संबंधित है? तो ये संबंधित है तीसरा स्टेज से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कैंसर रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमसे कैंसर रोग के संदर्भ में कथन पूछ लिए गए हैं। 2 कथन दे रखे, देख लेते कौन कौन सा कथन सही है। पहला कथन है यह रोग उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती है। तो दोस्तों एकदम राइट है। ये रोग उन्हीं अंगों में होगा जिनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजन की क्षमता रख सकती हैं, यानी कि उनमें विभाजन होता है। कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन होता है, उन्हीं में होता है। तो दोस्तों पहला तो राइट हो जाएगा। दूसरा है यह एक प्रकार की संगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है? जो हमारा कैंसर रोग है वो संगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी नहीं है। कैसी है ये? असंगठित। याद रखना असंगठित है। असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है। तो दूसरा तो गलत हो जाएगा। हमारा दूसरा गलत है और पहला एकदम राइट है। यह रोग उन सभी अंगों में होता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती है। यानी कि आपको पता होगा कैंसर कब होता है? जब हमारी कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन हो जाए, यानी कि उसका कोई नियंत्रण ना हो, अनियंत्रित विभाजन हो जाए, तब कैंसर रोग होता है। लेकिन यह संगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है। कैसी है? संगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है, असंगठित ना कि संगठित। दूसरा गलत है, पहला सही है। दूसरा गलत है। तो क्या आंसर होगा? केवल 1, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ साथ हमसे प्रश्न में पूछ लिए गए जब आर्द्रता बढ़ती है तो जो वायु है उसमें ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। जो ध्वनि होती है हमारी, अगर वायु में आर्द्रता है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि मौसम में कभी बारिश हो जाएगा और आर्द्रता बढ़ जाती है तो हमारे ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। एकदम कथन दोस्तों ये सही है।
कि जब आर्द्रता बढ़ेगी तो क्या होगा, ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। एक पॉइंट तो आपको प्रश्न में ही हल हो गया, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। एक पॉइंट तो आपका प्रश्न में हो गया। अब देख लेते हैं क्यों बढ़ता है, ऐसा क्यों होता है। तो याद रखना ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि वायु के घनत्व में कमी आती है। जब आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि का वेग बढ़ जाता है क्योंकि वायु के घनत्व में कमी आती है। याद रहेगा, वायु के घनत्व में कमी आती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वायु के घनत्व में कमी आती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। यांत्रिक तरंगें जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों यांत्रिक तरंगें कैसी होती हैं, जैसे जल है, जो जल में तरंगें चलती हैं, जल की जो लहरें चलती हैं वो कैसी है, एक प्रकार की यांत्रिक तरंगें हैं। तो दोस्तों आपको पता है यांत्रिक तरंगें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है, माध्यम की तो आवश्यकता होगी। तो दोस्तों हमारा पहला कथन गलत हो जाएगा। यांत्रिक तरंगें के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें दे दिया गया नहीं। जब नहीं दे दिया गया तो हमारा ये वाला तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा है इसके द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं। क्या, किसका, ऊर्जा तथा जो ऊर्जा होती है और संवेग होता है उसका संचरण होता है, द्रव का नहीं। तो दोस्तों ये वाला सही है, इसमें द्रव का संचरण नहीं होता है, द्रव्य का संचरण नहीं होगा, ऊर्जा का और संवेग का संचरण हो जाता है। ये वाला तो सही हो जाएगा। पहला तो हमारा गलत ही है इसकी वजह से। और तीसरा है जल की तरंगें, ध्वनि की तरंगें, स्प्रिंग की तरंगें इत्यादि यांत्रिक तरंगों के उदाहरण है। दोस्तों ये वाला भी कथन हमारा राइट है, ये भी सही है, ये भी सही है, पहला गलत है। यानी कि जल की तरंगें होती हैं, ध्वनि की तरंगें होती हैं और स्प्रिंग की तरंगें होती हैं, वो इत्यादि सभी यांत्रिक तरंगों के उदाहरण है। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा उसको भी देख लेते हैं। एक गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। एक गलत है, दूसरा तीसरा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कैफीन जो कि एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला उत्तेजक औषधि है का मुख्य स्रोत निम्न में से क्या है। हमसे पूछ लिया गया है प्रश्न में कैफीन जो कि एक मनोस्फूर्तिदायक मस्तिष्क का प्रभावित करने वाली उत्तेजित औषधि है। हमसे डायरेक्ट प्रश्न में क्या पूछ लिया गया है, कैफीन का स्रोत क्या है। ये तो प्रश्न में इतना तो बाकी घुमा दिया है कि ये मस्तिष्क को प्रभावित करती है, उत्तेजित करती है, लेकिन प्रश्न क्या है, कैफीन किस में पाई जाती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कैफीन किस में पाई जाती है, ये चाय की पत्तियों में पाई जाती है। कैफीन याद रहेगा, चाय की पत्तियों में पाई जाती है, कौली फली में पाई जाती है, जो कौली फली हो तो उसमें पाई जाती है, चाय की पत्तियों में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी राइट होगा इसमें, कौली फली एवं चाय की पत्ती, कौली फली एवं चाय की पत्ती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा, अगला प्रश्न पूछ लिया गया आयोडीन का स्रोत। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों, आप सभी को पता है घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। अब हमसे प्रश्न में पूछ लिया गया आज के प्रश्न में आयोडीन के स्रोत। तो दोस्तों आपको एक बार इन पर नज़र डाल लेनी है। आयोडीन के स्रोत समुद्री घास भी है, डेयरी उत्पाद विशेष रूप से दूध, समुद्री घास और सी फूड का मतलब है समुद्री जो खाना होता है, समुद्री खाद्य, यानी कि ये सभी हो गए हमारे। जब सभी हो गए तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। समुद्री घास, डेयरी उत्पाद, समुद्री घास तथा सी फूड, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा हेपेटाइटिस बी से प्रभावित होने वाला अंग। प्रश्न में क्या पूछ लिया गया, हेपेटाइटिस बी से प्रभावित होने वाला अंग, तो क्या है, वो है यकृत। यकृत हेपेटाइटिस बी से होता है। और दोस्तों ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है। कैसा रोग है, संक्रामक रोग है। याद रहेगा आपको, ये भी पॉइंट याद रखना, संक्रामक रोग है। कौन सा, जो हेपेटाइटिस है वो एक प्रकार का संक्रामक रोग है। और दोस्तों ये किस वायरस से होता है, तो ये HBV वायरस से होता है। HBV वायरस से होता है, HBV वायरस से होता है हेपेटाइटिस बी। 2-3 पॉइंट हो गए इसमें, हेपेटाइटिस बी,
ये यकृत को प्रभावित करता है। किसको? यकृत को। और ये एक संक्रामक रोग है और HBV वायरस से होता है प्लस वायरस जनित रोग है। 4 पॉइंट एक प्रश्न में क्लियर हो गए। वायरस जनित रोग है, हेपेटाइटिस बी HBV वायरस से होता है और दोस्तों यह है एक संक्रामक रोग है। 4 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न क्या है उसको भी देख लेते हैं। काला अजार रोग लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। दोस्तों एकदम राइट है। जो हमारा काला अजार रोग है वो लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। याद रहेगा, प्रोटोजोआ परजीवी से होता है, एकदम सही है। दूसरा है, इस रोग का रोग वाहक बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई, जो काला अजार है इसका जो रोग वाहक है वो बालू मक्खी है, सैंड फ्लाई है, एकदम राइट है। दोस्तों दोनों कथन राइट हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, केवल एक और दो, दोनों हमारे सही हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया रोग के कारण है। जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया रोग का कारण है। प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का कारण है। किस प्रकार का जंतु होता है? प्लाज्मोडियम किस प्रकार का जंतु है? तो दोस्तों यह लाल रुधिर रोधाणुओं तथा यकृत कोशिकाओं का अंतः परजीवी है। कैसा है? अंतः परजीवी। लाल रोधाणुओं तथा यकृत कोशिकाओं का अंतः परजीवी है प्लाज्मोडियम, और ये मलेरिया होता है इससे। अगला प्रश्न हमारा, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम्स का स्राव निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया जाता है? हमसे प्रश्न में पूछ लिया गया है ट्रिप्सिन नामक, तो दोस्तों ये अग्नाशय से निकलता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलता है। और दोस्तों याद रखना, ट्रिप्सिन के बारे में एक पॉइंट याद रखना, यह प्रोटीन का पाचन में सहायक होता है। क्या ट्रिप्सिन क्या है? ये प्रोटीन का भी पाचन करता है ट्रिप्सिन। और अग्नाशय की बात करें तो दोस्तों यह एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। कैसी है? मिश्रित ग्रंथि है। याद रहेगा, मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी? जो हमारी अग्नाशय है वो मिश्रित ग्रंथि है, जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों जो एंजाइम स्रावित होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? और हमसे प्रश्न में पूछ लिया गया प्रोटीन के पाचन में सहायक। तो दोस्तों हम पहले ही देख चुके हैं, एक तो ट्रिप्सिन है जो अग्नाशय से निकलता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलता है। पेप्सिन भी है, और ये क्या है? पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन भी है। और दोस्तों पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा कायमोट्रिप्सिन कैसा है? कायमोट्रिप्सिन है। याद रखिएगा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा कायमोट्रिप्सिन। तो दोस्तों यहाँ पर ये दे दिया है पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और कायमोट्रिप्सिन, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे। यानी कि जितने भी एंजाइम दे रखे हैं, वैसे तो मुख्य रूप से 3 ही एंजाइम दे रखे हैं, यानी कि ऑप्शन बदल दिए हैं। किसी में पेप्सिन दे दिया, किसी में ट्रिप्सिन दे दिया, पेप्सिन ट्रिप्सिन दे दिया, और पेप्सिन ट्रिप्सिन तथा कायमोट्रिप्सिन दे दिया। यानी कि ये तीनों क्या है? प्रोटीन के पाचन में सहायक हैं। तीनों प्रोटीन के पाचन में सहायक हैं। तो ऑप्शन तो इसमें हमारा डी लगाना चाहिए आपको। आंसर क्या होगा? डी सही हो जाएगा। लेकिन उपयुक्त तो सभी आंसर में होता तो वो भी सही हो जाता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला प्रश्न है मौलिक अधिकार। तो दोस्तों आप सभी को पता है मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिए गए। कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड से लिए गए। भाग 4 में स्थित है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए। अगला है आपातकाल, जर्मनी के संविधान से लिए गए। कैबिनेट व्यवस्था ये ब्रिटेन से ली गई है। कैबिनेट व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। इनके मिलान कर लेते हैं। ए पर तो 2, बी पर 1। ए पर 2, बी पर 1। तो दोस्तों ऑप्शन डी में ही दे रखे हैं। आंसर तो हमारा 2 से ही निकल आया। ऑप्शन डी में दे रखे हैं 1 और 2। ऑप्शन डी में दे रखे हैं 1, 2। ए पर 2 और बी पर 1। ऑप्शन डी में रहता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय है। हमसे पूछ लिए गए उच्च न्यायालय। तो दोस्तों आप सभी को पता है उच्च न्यायालय क्या है?
उच्च न्यायालय को बोलते हैं इंग्लिश में हाई कोर्ट। ये कैसा है? हाई कोर्ट है। हमारे ऐसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जबलपुर हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में, ये हाई कोर्ट है। दोस्तों हाई कोर्ट के ऊपर जो ऊपर होता है एक सर्वोच्च न्यायालय, एक सर्वोच्च न्यायालय होता है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं कौन सा हमारा आंसर सही होगा। पहला इसमें दे रखा है देश में अपील का सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों उच्च न्यायालय देश में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट। पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा है देश में एकल समेकित न्याय तंत्र का एक भाग। दोस्तों ऑप्शन बी हमारा एकदम सही है। जो उच्च न्यायालय है वो देश में एकल समेकित न्याय तंत्र का एक भाग ही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक भाग है, सुप्रीम कोर्ट के बाद उच्च न्यायालय आता है, उच्च न्यायालय के बाद जो जिला न्यायालय और अन्य न्यायालय आते हैं। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, राज्य को दिए जाने वाले विशेष अनुदानों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि प्रश्न में पूछ लिया गया है जो राज्य को दिए जाते हैं विशेष अनुदान। दोस्तों आपको याद रखना, पहले तो अनुदान कौन कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये 115 आर्टिकल 115 और 116, आर्टिकल 115 और 116, ये भी पॉइंट आप याद रख लेंगे। जो है अनुदान वो अनुच्छेद 115 और अनुच्छेद 116 के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन इसका उपयोग कौन करता है? राष्ट्रपति की सहमति से। किसकी सहमति से? राष्ट्रपति की सहमति से अनुच्छेद 115 और 116 के द्वारा दिए जाते हैं राज्यों को विशेष अनुदान। याद रखना, राष्ट्रपति की सहमति से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं अनुसूची 8 में सूचीबद्ध हैं। इसके अंतर्गत मैथिली बोडो भाषाएं कब शामिल की गई थीं? हमसे प्रश्न में डायरेक्ट पूछा हुआ है मैथिली बोडो भाषाएं कब शामिल की गई। तो याद रखना ये 2004 में शामिल की गई। कौन से संविधान संशोधन से? 92वें संविधान संशोधन से। याद रहेगा, 92वां संविधान संशोधन से शामिल की गई थी। कौन सा संविधान संशोधन है? 92वां। लेकिन इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 4। कौन कौन सी है? एक तो इसमें दे दी मैथिली और एक दे दी बोडो। मैथिली और बोडो दे दी, लेकिन एक अन्य कौन सी है? एक तो संथाली है। एक कौन सी है? संथाली। याद रहेगा, एक तो संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली, और एक हमारी डोगरी। एक कैसी है? डोगरी। 92वां संविधान संशोधन 2004, डोगरी, संथाली, मैथिली, बोडो, 4 भाषाएं हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषाएं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय उससे कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो पहला है केवल मौलिक अधिकार, परामर्शी न्यायाधिकार, अपीलीय न्यायाधिकार। दोस्तों ये तीनों ही सुप्रीम कोर्ट को शामिल है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भुगतान किया जाता है। जो उच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो उनके न्यायाधीशों का वेतन है, न्यायाधीशों का वेतन वो किससे किया जाता है? उसका भुगतान किया जाता है भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से इसका भुगतान किया जाता है। भारत की संचित निधि का वर्णन कौन से उसमें है? तो ये 266 में है। 266 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, 266 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है मंत्रिमंडल को निम्नलिखित में से किसका विश्वास खो देने से इस्तीफा देना होता है? जो मंत्रिमंडल होती है वो राष्ट्रपति के प्रति और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है, और जो मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर मंत्रिमंडल लोकसभा का विश्वास खो देती है, किसका? लोकसभा का। लोकसभा का अगर विश्वास खो देती है मंत्रिमंडल, तो क्या होता है? ये इस्तीफा देना होता है। याद रहेगा, आंसर हमारा इसमें लोकसभा हो जाएगा। आंसर क्या होगा? लोकसभा। ये दे रखे हैं इसके ऑप्शन, आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लोकसभा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो PDF मिल जाए तो व्याख्या से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? प्रश्न में क्या पूछ लिया गया है? भारत के संविधान की
किस अनुसूची में, भारत के संविधान में 12 तो अनुसूचियां हैं और उसमें से भी किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो दोस्तों ये 5वीं अनुसूची में है, 5वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है, याद रहेगा, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 5वीं। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया। जो हमारा अनुच्छेद 31 है और अनुच्छेद 19F(E), अनुच्छेद 19F(E) है, वो किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। तो याद रखना ये 44वें संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, ये 1978 में हुआ था। कब हुआ था, 1978 में, 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 19F(E) को हटा दिया गया और अनुच्छेद 301 के तहत जोड़ दिया गया था, अनुच्छेद 301 के तहत जोड़ा गया। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है। हमसे पूछ लिया गया प्रश्न में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन। तो दोस्तों याद रखना जो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 167 में दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 167 में दिया गया। आंसर हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 167, मुख्यमंत्री के कर्तव्य 167 में है। अगला प्रश्न है भारत में राज्य विधानसभाओं के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना जो राज्य विधानसभा है उनके चुनाव का जो चुनाव किया जाता है वो भारत के चुनाव आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ये अनुच्छेद कितने में, 124 में वर्णित है, सॉरी 324 में वर्णित है, अनुच्छेद 324 में। और दोस्तों इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश होते हैं। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। ये स्थापित किया गया था भारत का चुनाव आयोग। इसके द्वारा राष्ट्रपति के, लोकसभा के चुनाव भी किए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा किस संविधान संशोधन ने लोकसभा के संविधान के किसी भाग में संशोधन करने की पुष्टि की थी। अब दोस्तों इस प्रश्न में पूछ लिया गया है कि जो कौन सा संविधान संशोधन था उसने लोकसभा को संविधान के किसी भी भाग में, यानी कि संविधान का कोई सा भी भाग हो उसमें संशोधन करने की अनुमति दे दी। तो दोस्तों वो था 24वां संविधान संशोधन। 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है लोकसभा को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह मौलिक अधिकार में भी क्या कर सकता है, संविधान संशोधन कर सकता है। और दोस्तों संविधान संशोधन ये कौन सा अनुच्छेद में है, तो दोस्तों 368 में, 368 में संविधान संशोधन है। याद रखना संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में है और ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा संविधान का कौन सा भाग राज्य को देश में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का निर्देश देता है। हमसे प्रश्न में पूछ लिया गया है पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का निर्देश देता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी राइट होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का वर्णन किया गया है। किसके गठन का, पंचायतों के गठन का वर्णन किया गया है। दोस्तों इसके पंचायतों का गठन का वर्णन किया गया है और ये नीति निर्देशक तत्व के अंदर आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर। तो इसके द्वारा पंचायती राज संस्थानों की स्थापना का भी उल्लेख है, निर्देश दिया गया है। तो ऑप्शन बी राइट होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 64वें नंबर प्रश्न तक। ये क्लास को दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम 65वें नंबर प्रश्न से आगे देखेंगे। दोस्तों आपकी इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से प्राप्त करके आप इसको जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न आप वहाँ पर मत पढ़िएगा, अगर आपने अच्छे से देख लिए आपको बस वहाँ पर जाकर व्याख्या पढ़नी है। प्रश्न पढ़ेंगे तो आपका जो टाइम है वो भी कुछ बर्बाद होगा और आपको टाइम की ज़्यादा कीमत है। तो दोस्तों ये क्लास यहीं रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में अगले प्रश्न की ओर।